Hello my dear students, welcome in this class. मैं वीके राय एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हूँ कैरी और कोकिला के दूसरे क्वेश्चन आंसर के पार्ट के रूप में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके बुक में है, उन क्वेश्चनों पर आज पर चर्चा आपसे मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया भी आप समझ चुके होंगे। जो कोयल वो बोलने आई है, आधी रात को क्यों बोल रही है, इसकी वो सोच आधी रात को नहीं बोला करती। दूसरा क्वेश्चन आपने कोयल के बोलने के कारणों की संभावना आपने जानी थी। तीसरा क्वेश्चन आपने जाना था कि पराधीन भारत की किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और चौथा क्वेश्चन आपने जाना था कि पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार होते थे। आज इन 6 क्वेश्चनों के अलावा एक अन्य प्रश्न भी हम आपसे बात करेंगे कि पराधीन के जेलों में बंद कैदियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ये जाने क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में दिया गया है वो क्या है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। कोयल चीखी है, आपको मैंने बतलाया था कि कोयल की चीख जब सुना कवि ने तो कवि को ये अंदेशा हुआ कि कोयल का जो निवास होता है जंगल में, जो उसका घोंसला रहता है या बगीचे में, उस जंगल में कहीं आग तो नहीं लग गई जिसके कारण वो इस आधी रात को चीख रही है। इसको दूसरे रूप में हम यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार, अंग्रेजों के कालिमा भरे काले कानून को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकी है कोयल, इसलिए वो चीख रही है। हम लोगों ने परिचर्चा में इस बात को यही जाना था। तो आइए, यदि इस क्वेश्चन का जवाब हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। अब क्वेश्चन है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। जवाब आपका होगा कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख को सुनकर कवि को अंदेशा हो रहा है कि कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई जिसके कारण इसका घोंसला उजड़ गया और ये चीख चीख कर उसका संदेशा देने आई। इसे दूसरे रूप में हम यूं लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के काले कानून का प्रभाव भारतीयों पर जैसा पड़ रहा है उसको शायद कोयल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, शायद इस कारण वह चीख रही है। क्लियर हो चुके होंगे। फिर से एक बार, अर्धरात्रि में कोयल की चीख को सुनकर
कवि को अंदेशा हो रहा है कि कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई, जिसके कारण इसका घोंसला जलने लगा और इसी कारण वो चीख चीख कर हमें बताने आई हो। दूसरे रूप में हम यूं लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार या काले कानून को शायद कोयल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसे भारतीयों पर अत्याचार देखा नहीं जा रहा है, शायद इसी कारण वह चीख रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। मेरे प्रिय छात्रों, कैदी और कोकिला चैप्टर के लास्ट में आपने इसकी व्याख्या या आपने इस पर हमसे बातचीत की थी और मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आज मैं इस क्वेश्चन को पुनर्संस्मरण आपको न कराऊं तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में अब आप सक्षम हो। फिर भी आइए एक बार उसी संस्मरण के अंतर्गत इसको फिर से एक बार अपने दिमाग में हम लोग प्रतिष्ठापित करें। हमने आपसे कहा था कि आखिरी स्टैंजा जो दे रहा है वो देख विषमता तेरी मेरी बजा रही इस पर रणभेरी, तुझे मिली हरियाली डाली मेरे नसीब कोठरी काली, तेरा 90 में संसार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह मुझे रोना भी है गुनाह। इस लाइन को शायद आपके रग रग में बस चुका होगा और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में मेरा प्रत्येक छात्र तैयार है, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन आइए हम जाने कि मधुरता, इसका जवाब क्या होगा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। आंसर में आप लिखोगे कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि उसकी दुनिया स्वतंत्र है, जबकि कवि का जीवन, कवि के जीवन पर अंग्रेजों का कड़ा पहरा लगा हुआ है। और इतनी विषमता के बाद भी कवि कोयल आधी रात को बोलने चली आई है। आइए इसको थोड़ा सा दूसरा रूप में आए। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह हरी भरी डाली पर निवास करती है, जबकि कवि के नसीब में काली कोठरी लिखी है। कोयल स्वतंत्र रूप से नील गगन में विचरण कर सकती है, उसके विचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं, जबकि कवि की दुनिया 10 फुट का एक छोटा सा कमरा है, जिसमें उसके रहने पर जिसमें रहते हुए उसे कहीं इधर उधर घूमने पर पाबंदी। कोयल के गीतों को सुनकर दुनिया उसे शाबाशी देती है, दुनिया वाह वाह करती है, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है।
निवास, स्वतंत्रता और दुनिया का बर्ताव, ये 3 बिंदु हैं जिस बिंदु पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख लोगे। कोयल को रहने के लिए हरियाली डाली मिली है, जबकि कवि के नसीब में काली कोठरी लिखी है। कोयल स्वतंत्र रूप से नील गगन में विचरण कर सकती है, उसके विचरण पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, जबकि कवि 10 फुट के एक छोटे से कमरे में रहता है, जहां उसकी स्वतंत्रता पर भी पाबंदी है। कोयल की बोली को सुनकर दुनिया उसे शाबाशी देती है, दुनिया वाह वाह करती है, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। इसलिए इन विषमताओं के कारण कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। कवि के इस क्वेश्चन है आपके बुक का कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। मेरे प्रिय छात्रों, जब हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे तो मैं आपको अवगत कराया था कि कोयल और कवि में एक दोस्ती हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज इतनी मधुर होती है, अभी आपने जाना कि उसके मधुर गीतों को सुनकर दुनिया वाह वाह करती है। ठीक यही दशा कवि के साथ थी। कवि जब प्रातः काल में सोकर उठता था तो उसे किसी आम के बागीचे में आम के पेड़ की डाली पर बैठी हुई कोयल की आवाज सुनाई पड़ती थी, तो बड़ी मधुर होती थी। लेकिन आज उसी मधुरता को वह नष्ट करने पर तुली है। शायद किसी कारण उसके स्वर में वेदना का स्वर देखा था कवि ने। ये हमने आपको अपने क्लास पर चर्चा के अंतर्गत आपसे संवाद किया था। आपके दिमाग में ये बातें ताजी हो गई होंगी, तो आइए हम जानें कि इसका जवाब हम क्या लिखेंगे। कवि बसंत ऋतु में कवि को बसंत ऋतु में आम के पेड़ की डाली पर बैठी हुई कोयल के स्वर जब प्रातः काल में सुनाई पड़ते थे तो कवि मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। वह अपने तन की सारी थकान को भूल जाता था, लेकिन कवि को आज लग रहा है कि वह आज उसी अपनी मधुरता की आवाज को नष्ट करने पर तुली हुई है, क्योंकि उसे हमारा कष्ट नहीं देखा जा रहा। इसी कारण उसके स्वर में मधुरता की जगह आज वेदना का स्वर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से, बसंत के मौसम में प्रातः काल जब कोयल अपनी मधुर आवाज में गूंजती थी तो कवि उसकी आवाज पर मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। कवि के मुख से
स्वर निकल पड़ते थे। लेकिन आज शायद वह हमारे कष्ट को नहीं देख पा रही, इसीलिए अपने मधुरता के स्वर को नष्ट करने पर तुली हुई है, जिसके कारण उसके स्वर में आज वेदना की झलक दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि आप स्पष्ट हो गए होंगे। और अब आइए, आप अगला क्वेश्चन जो आपको अपने चिंतन के आधार पर लिखना है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बुक का, कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ी तो काले रंग की होती, आपने पढ़ा था कि मेरी लौ श्रृंखला काली, और आप जानते भी कि किसी कैदी के हाथों में पड़ी हुई हथकड़ी वो काले रंग की होती। हथकड़ी तो दुख देना चाहिए। इंसान के हाथों में हथकड़ी पड़ जाए, अर्थात उसकी आजादी पर जब बंदिश लग जाए, प्रतिबंध लग जाए, वो एक कैदी का जीवन बिताने लगे, तो सोचो क्या हथकड़ी गहना बन जाती। लेकिन आजादी के सेनानियों के लिए हथकड़ी एक गहना ही थी। कैसे? आजादी के दीवाने देश की आजादी के लिए मर मिटने को भी तैयार थे, ये आपको पता है। और जब अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेलों में बंद करते होंगे और उनके हाथों में हथकड़ी डालते होंगे, तो वो हथकड़ी एक तरीके से उनके जीवन पर प्रतिबंध नहीं लगा पाती थी। उन हथकड़ियों को देखकर कवि के दिल में, सेनानियों के दिल में एक प्रकार का उल्लास भर जाता था, एक खुशी भर जाती थी, एक उमंग भर जाता था, एक जोश भर जाता था। और हथकड़ियों को वो गहने के स्वरूप मानने लगते थे। गहना व्यक्ति की खुशियों को बढ़ाता है, गहना व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है। ऐसे ही कैदियों के लिए जो वो हथकड़ी होती थी, उनकी खुशियों को बढ़ा देती थी और आजादी का जोश उनके दिल में और दुगुना उठता था। और इसी कारण उन्हें हथकड़ी बंदिश नहीं लगती थी, बल्कि हथकड़ी गहने जैसे लगती थी। तो आप जवाब क्या लिखोगे? हथकड़ियां आजादी के दीवानों के लिए बंदिश नहीं बल्कि उल्लास का प्रतीक होती थी। ये हथकड़ियां उनके दिल में आजादी का एक नया जोश भर देती थी, उनके दिल में आजादी का सौंदर्य जाग उठता था। इसी कारण हथकड़ियों को गहना कहा गया। क्लियर? हथकड़ियां आजादी के दीवानों के लिए बंदिश नहीं बल्कि गहने का रूप हुआ करते थे। इन हथकड़ियों के हाथों में पड़ जाने के बाद उनके दिल में आजादी के प्रति एक नया जुनून भर उठता था, एक नया सौंदर्य जाग उठता था। इसी कारण हथकड़ियों को गहना कहा गया। इन 4 क्वेश्चनों के बाद जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जेलों में बंद कैदियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, इसमें मैंने आपको बतलाया था कि आपके बुक्स के जब आप पैराग्राफ नंबर, ये चैप्टर, ये दूसरे पेज पर जाओगे तो वहां आपको 3 बिंदु मिलेंगे। उससे भी आप होगा तो मुझे खुशी है कि कैदियों के मनोबल, आंसर क्या लिखोगे कि कैदियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज कोल्हू में बैल की जगह उनका प्रयोग करते थे। इसके साथ ही
वे उनसे गिट्टियां तुड़वाते थे जिससे उनके हाथ में फफोले पड़ जाते थे और उनसे खून बहने लगता था। साथ ही वे उनके पेट पर एक मोटा रस्सा बांध करके चरस में जुआट की जगह उनका प्रयोग करते थे, जुआट के बैलों की जगह उनका प्रयोग करते थे और उनसे चरस खिंचवाते थे। फिर भी अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते थे और वे भारतीयों के मनोबल को नहीं तोड़ पाते थे। तो आज हम लोगों ने इन 4 प्रश्नों पर अपनी परिचर्चा की। मुझे उम्मीद है कि इन चारों प्रश्नों का जवाब आपके दिमाग में केंद्रित हो चुका होगा। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।